Students, in the previous lecture we started the surface chemistry. In that video we started with the surface chemistry, adsorption, absorption, physiorption and chemisorption. So today we'll start with the mechanism of the adsorption. तो आज हम mechanism of adsorption को start करेंगे. First of all adsorption कैसे होती है, ठीक है. देखो व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एडजॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और इसको आप एक क्लोज वेसल मान लो और यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है. ये पार्टिकल्स लगातार एक मोशन में रहेंगे. अब अगर आपने इन पार्टिकल पर एक प्रेशर डेवलप किया तो पार्टिकल जो है वो इसके नज़दीक आ जाएंगे और यहाँ पर जा कर के एडजॉर्ब हो गए. मीन्स ये एडजॉर्बेट और ये एडजॉर्बेंट कर चुके हैं पहले हम. जो पार्टिकल उन्हें क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट. जो कलेक्ट होंगे जिस सरफेस पे होंगे उसे क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट. अब एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के ऊपर आ गए. अब इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड. अब ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड भी हो सकता है और वंडरवॉल भी. अगर केमिजॉर्प्शन है केमिकल बॉन्ड, अगर फिजियोप्शन है तो वंडरवॉल फोर्स. कोई भी बॉन्ड बने, बॉन्ड बनने से क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी और जब एनर्जी रिलीज़ होती है हम उसे नेगेटिव साइन से शो करते हैं. अब क्योंकि एडजॉर्प्शन कैसा भी हो, चाहे फिजियोप्शन या केमिजॉर्प्शन, बॉन्ड बनेगा और एनर्जी निकलेगी. इसीलिए हम एडजॉर्प्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है. व्हाई दी एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज इन दिस बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट एंड एनर्जी रिलीजेस due to the formation of bond. That's why adsorption is exothermic in nature. ये पहला पॉइंट. सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि एंट्रोपी पर क्या इसका इफ़ेक्ट है. अब एंट्रोपी क्या होता है ये आपने +1 में पढ़ा था. एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस. पार्टिकल यहाँ वहाँ कहीं पर भी फ्रीली घूमते रहें, वो क्या होती है, एंट्रोपी. जितना फ्रीली घूम रहे हैं उतनी एंट्रोपी हाई होगी. अब देखो यहाँ पर जब तक ये पार्टिकल सरफेस पर नहीं आए थे दे वर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर. वो कहीं पर भी घूम रहे थे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी. बट जब पार्टिकल सरफेस पे आकर के कलेक्ट हो गए, अब बॉन्ड बन गया. बॉन्ड बनने से पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे. बॉन्ड का मतलब पकड़ लिया है पार्टिकल को किसने, सरफेस ने. इसका मतलब एडजॉर्प्शन की वजह से एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी. बस यही दो क्वेश्चन हैं जो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन से पूछे जा सकते हैं. ऑल्दो एंट्रोपी वाला क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है तो इस पर ज़रा ध्यान देना. आप जो कभी नहीं आए हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि इजी वन भी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक. अब इसके बाद हमें चलना है अपने ग्राफ्स के ऊपर. इस चैप्टर में दो ही टाइप के ग्राफ हैं. ग्राफ एडजॉर्प्शन का ही होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर. बस दो ही हैं और इनमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं. फर्स्ट करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. अब ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हुआ, देखो एडजॉर्प्शन का मतलब पता लग गया आपको. आइसो का मतलब होता है फिक्स कांस्टेंट, थर्म का मतलब टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है जब कांस्टेंट हो, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, वेरिएबल प्रेशर. प्रेशर यहाँ पर चेंज होगा. अब प्रेशर के चेंज होने का क्या इफ़ेक्ट होगा एडजॉर्प्शन पर, यही स्टडी करनी है. And it can be a important question for the next year board exam also from this section. See here, ये आपका एडजॉर्प्शन होगा. इसको लिखेंगे हम x/m. x का मतलब होता है सरफेस, जैसे ये सरफेस हो गया. m का मतलब मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जो पार्टिकल यहाँ पर जाकर के एडजॉर्ब हो गए. एडजॉर्बेंट क्या हो गई, एडजॉर्प्शन x/m. एंड अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या लोगे आप, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा लगातार. ये 0 से लेकर के इंक्रीज हो रहा है. नाउ सी हियर क्या होगा इसमें. ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से. इससे क्या शो हो रहा है, देखो
शुरुआत में बिल्कुल एकदम स्टीप जाएगा, शार्प चेंज, यस यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो आप ग्राफ बनना स्टार्ट होगा, मीन्स कर्व बनना स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये कांस्टेंट मीन्स आपका जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा, मीन्स शार्प चेंज, एक कर्व, फिर फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि शुरुआत में मीन्स जब प्रेशर बहुत लो था तब आपने प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो एडजॉर्प्शन एक बहुत हाई रेट पर बढ़ा। फिर और प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब यहाँ से लेकर मान लो 5 तक था, बहुत प्रेशर 0 से 5 तक आए, एडजॉर्प्शन बहुत हाई रेट पर बढ़ा। फिर 5 से लेकर मान लो 15, ये 15 है, 5 से लेकर 15 तक गए, बढ़ा बट स्पीड कम हो गई। और 15 के बाद तो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, पहले बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये इसको हम पी नोट से लिखेंगे, इसे बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, कि एक ऐसा प्रेशर जिसके बाद एडजॉर्प्शन बढ़नी बंद हो जाए। ठीक ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसको समझ जरा। ऑल्दो ये आपकी बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, किसी रेफरेंस बुक में दिया होगा, बट एनसीईआरटी में शायद ये डिस्कस नहीं किया हुआ है। देखो एक्चुअल में होता कैसे है। ये आपके पास सरफेस है, यहाँ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब मान लो ये आपके पास पिस्टन है, पिस्टन से आप प्रेशर लगा सकते हो, ये मूव करने वाला होगा। जैसे आप अपना जैसे कि पिस्टन लेते हैं, उसको प्रेस करेंगे, आगे चला जाएगा। जैसे कि आपके पास ये पंप होता है एयर भरने वाला, आप प्रेशर लगाया, एयर आगे चलती चली जाएगी। ठीक ऐसे ही आप इसको मूव कर सकते हो। अब ये मूव किया तो आप इसको यहाँ ले आए, जब ये यहाँ आया पार्टिकल कोई बाहर नहीं गया, तो पार्टिकल क्या है वो नीचे आ गए, उन पर प्रेशर लग गया, तो उससे क्या हुआ, कुछ पार्टिकल जाकर के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए। अब देखो पहले प्रेशर बहुत कम था, आपने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, शुरुआत बिल्कुल 0 से 5 आया। पहले यहाँ पर एक आधा और ले लो, पहले यहाँ एक भी पार्टिकल नहीं था सरफेस के ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही बहुत सारे पार्टिकल सरफेस पर आ गए, इसलिए शार्प इंक्रीज आया। अब इसके बाद और बढ़ाओ प्रेशर, मतलब पिस्टन नीचे ले आओ, और तो क्या होगा, देखो कुछ सरफेस तो पहले ही कवर हो चुका है, अब अगर पार्टिकल इनसे टकरा भी गए तो एडजॉर्ब तो नहीं होंगे। ठीक, अब जो सरफेस खाली पड़ा हुआ है वहीं पे एडजॉर्प्शन होगी, तो जितना प्रेशर बढ़ाया उसके रेशो में एडजॉर्प्शन उतनी इंक्रीज नहीं होगी, ऑल्दो इंक्रीज होगी। दैट्स वाई ये वाला कर्व, तो आपने यहाँ से यहाँ बढ़ाया, सारा का सारा सरफेस ही कवर हो गया। अब जिस प्रेशर पर हुआ, मान लो प्रेशर यहाँ पर आने से हुआ, यहाँ पे आने से यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद आप जितना मर्जी बढ़ाओ प्रेशर, क्योंकि सारा सरफेस तो कवर हो ही गया है, आपने मान लिया चलो इतना बढ़ा दिया प्रेशर कि ये वाला पार्टिकल ने इसको डिस्प्लेस किया। अगर ये लिक्विड है तो यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, पार्टिकल चेंज तो नहीं हुए, एडजॉर्प्शन तो नहीं बढ़ी, एडजॉर्प्शन उतने की उतनी ही रहेगी। विद द इंक्रीज इन प्रेशर आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन वहाँ पर जाकर के फिक्स हो जाएगी। ठीक, और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इस तरीके से होता है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बीच में एक थ्योरी आई थी, हमें वो डिस्कस करनी है। अब देखो आप भाई, मैंने इसको पहले इसलिए करवा दिया कि आपको जब मैं करवाता वो थ्योरी तो डाउट क्रिएट होता, फिर आपका डाउट जाता इस थ्योरी पर भी। अब देखो ये तो ठीक है, ये थ्योरी सही थी, बट जब ये ग्राफ बनाया गया और ये थ्योरी आई, उसके बीच में फ्रेंड-ल्यूइस ने भी अपनी एक इक्वेशन प्रेजेंट की थी, फ्रेंड-ल्यूइस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। क्या कहा था उसने ये कहा था अपनी इक्वेशन से कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, मींस एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या इक्वेशन थी, वो ये थी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज बाय पावर 1/n, n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, ये इक्वेशन दी उसने। फिर उसने, अब देखो ये फ्रेंड-ल्यूइस
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, आपके पास नोट्स में भी दी हुई है, फ्रेंडलिश FREUNDLISCH आनी चाहिए आपको। फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको पूरा का पूरा कर लेते हैं क्योंकि आ सकता है कि राइट द फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑल्दो बहुत लेस चांस है बट आ सकता है फिर भी। इसको ऐसे लिखो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज बाय पावर 1/n। ठीक, अब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, तो कैसे लिखा, log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, तो log में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस p रेज बाय पावर अपॉन 1/n, एंड वी नो log में जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, उसके आगे आ जाएगी, तो log इज इक्वल log x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n इंटू log ऑफ p। ये फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन हो गई। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा इसमें मैक्सिमम जिसकी सबसे हाई पॉसिबिलिटी आने की, वो ये कि ये थ्योरम फेल हुई थी, ये इक्वेशन फेल थी, इसकी कुछ डीमेरिट थी, कुछ डिसएडवांटेज थे, वो क्या था। तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी कि इसने तो ये कहा है कि आप प्रेशर बढ़ाते जाओ एडजॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी, बट अभी हम कर चुके हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद एडजॉर्प्शन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो फ्रेंडलिश यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एक स्पेसिफिक प्रेशर के बाद एडजॉर्प्शन कांस्टेंट क्यों हो जाती है, वो बढ़ती क्यों नहीं है। ऑल्दो जो मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन, वो एक अलग साइंटिस्ट लैंगम्यूर उसने बताया था, बट उससे पहले ये आया था तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो ये इसकी एक डीमेरिट थी। ऑल्दो ये एक सर्टन प्रेशर तक तो सक्सेसफुल था, बट एक आफ्टर ए सर्टन प्रेशर दिस इक्वेशन वाज not able to explain the main or the real phenomena of the adsorption। ठीक, अच्छा, एक तो हो गया आपका ये जब हमने इसको किया है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बट अगर हम इसका प्रेशर कांस्टेंट रख लें तो क्या होगा, तब इसको कहेंगे हम एडजॉर्प्शन आइसो बार, यानी कि एडजॉर्प्शन आइसो कांस्टेंट बार। देखो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, इट मीन्स हमें एडजॉर्प्शन को मेज़र करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि यहाँ टेम्परेचर का चेंज होगा, और ये कर चुके हैं हम वैसे फर्स्ट लेक्चर में इसको कर चुके हैं, बट यहाँ थोड़ा सा एक बार और डिटेल में कर लेते हैं। देखो ये आपके पास एडजॉर्प्शन हो गई x/m और ये टेम्परेचर हो गया, ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन आइसोबार, और ये दो टाइप में होता है, फिजियोप्शन में अलग, केमिजॉर्प्शन में अलग। वी नो क्या होता है फिजियोप्शन में, ये इस तरीके से बनेगा, क्यों पता है हमें, ये सरफेस है, यहाँ अगर पार्टिकल के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, फिजिकल बॉन्ड है, मीन्स वंडरवॉल फोर्स है, बहुत ही वीक होता है, आप बढ़ाओगे टेम्परेचर, इन पार्टिकल को मिलेगी एनर्जी और ये पार्टिकल सरफेस से ऊपर आ जाएंगे, तो सरफेस पर नहीं रहेंगे, तो एडजॉर्प्शन लगातार डिक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट यही ग्राफ अगर मुझे बनाना हो केमिजॉर्प्शन के लिए, तो केमिजॉर्प्शन के लिए अलग होता है, ये ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा पता है, कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि केमिजॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, टेम्परेचर से। तो एक लिमिट तक जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी मिलेगी, दैट्स वाई अप टू ए सर्टन टेम्परेचर केमिजॉर्प्शन विल इंक्रीज, और आफ्टर दैट टेम्परेचर केमिजॉर्प्शन अगेन स्टार्ट्स टू डिक्रीज। ठीक है, तो ये हम पहले भी कर चुके थे, यहाँ भी कर लिया। तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का जो इफ़ेक्ट था एडजॉर्प्शन के ऊपर वो हमने स्टडी किया। अब इसके बाद हमें दो टाइप के एडजॉर्प्शंस को स्टडी करना है। वो कौन कौन से एडजॉर्प्शन हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे, आप ज़रा देखना इसमें आपको क्या एक डिफरेंस नज़र आता है, क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस नज़र आता है। सो ये डायग्राम ए
एंड डायग्राम बी हो गया। यू हैव टू सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ सरफेस पर पार्टिकल ज़्यादा है, बल्क में कम है। यहाँ सरफेस पर कम है और बल्क में ज़्यादा है, बस यही डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के लिए है और कौन सा नेगेटिव एडजॉर्प्शन के लिए है। तो जब पार्टिकल सरफेस पर ज़्यादा हो और बल्क में कम हो तो एडजॉर्प्शन होगी और पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन कम हो रही है और एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। बट इन दिस फिनोमिना एडजॉर्प्शन से ज़्यादा क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन, दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव एडजॉर्प्शन, वेरी सिंपल। ठीक, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन वाला फिनोमिना हो गया हमारा। और अब इसके बाद हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, कि एडजॉर्बेंट की एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं और होती क्या है एक्टिवेशन। देखो एक्टिवेटेड चारकोल, शायद सुना हो आपने कभी वर्ड एक्टिवेटेड चारकोल। ये जैसे आजकल ना कुछ एक फेस क्रीम होती हैं या फेस के जो वॉश होते हैं उसमें होता है ये, फेस को जो इवन टूथपेस्ट में भी आई थिंक होता है, ये आती है ऐड कि इसके अंदर चारकोल है, वो भी कौन से वाला, एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मीन्स देखो कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेटेड, आपने चारकोल लिया, चारकोल का मतलब कोई भी कोयले का पीस है जो लकड़ी से बना हुआ है, और चारकोल को रखा आपने वेसल में और इसको हीट किया। बर्न नहीं करना है, डायरेक्टली नहीं बना, उसको जला देना है आपको कोल को, आपको उसको एक क्लोज वेसल में बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना है। हीट करने से क्या है, उस चारकोल के अंदर बहुत सारे पोर्स बन जाएंगे और वो हल्का हो जाएगा। जो पोर्स बने, उन पोर्स बनने से चारकोल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब वो सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे हुआ, देखो जैसे एक तो आपके पास ये बॉल है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इतना है, ठीक। अगर आप इसको, अभी देखो इसी को ही अगर ऐसे कर दो कि ये बॉल, मैं भी थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, रफली बना रहा हूँ क्योंकि फिर वो इतनी ही बनी मान लो, ठीक है, इसका सेम मानो साइज। अब इसमें इस तरीके से कर दो आप, ये ऐसे, ठीक, इसी तरीके से सारी बॉल को आप ऐसे इस तरीके से इसमें पोर्स कर दो बहुत सारे, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, वो कैसे, देखो यहाँ तो खाली सरफेस एरिया इतना ही था, अब सरफेस, ये भी देखो सरफेस बन चुका है क्योंकि यहाँ तो ख़त्म हो गया, ये तो पोर्स बने हुए हैं, ओपन है ये तो एरिया, तो अब ये भी सरफेस, अब ये सरफेस इस तरीके से ये सरफेस बन गया है और ये इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पोर्स करने से क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या बढ़ जाएगी, पावर ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड दिस increasing the power of adsorption is known as activation of adsorbent। तो activation of adsorbent means हम किसी भी तरीके से अगर adsorbent की adsorbent की adsorb करने की पावर को increase करते हैं, उसे बोलते हैं activation of adsorbent। और ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी चीज़ को, मान लो कि आपको जैसे कि उस फेस मास्क में लगाना था चारकोल, एक सिंपल चारकोल और एक एक्टिवेटेड। अगर आपने सिंपल लगाया तो आपको लगाना पड़ेगा मीन्स लाइक 50 ग्राम, बट अगर आपने ले लिया एक्टिवेटेड तो अब 50 की बजाय 5 ग्राम में ही काम चल जाएगा, क्योंकि जितना सरफेस था 50 ग्राम का उतना ही होगा 5 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेशन से हम उसकी पावर को, उसके यूज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। और अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शंस की क्या क्या एप्लीकेशन हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली एप्लीकेशन जो आप शायद देखते भी हों, इन कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। कहाँ पर, जैसे आपने कभी कोई ब्रांडेड शूज़ लिए, कोई वाटर बोतल ली, कोई बैग भी लिया, उसमें एक छोटा सा एक पैकेट होता है,
ठीक है। उसको अगर आप खोलो तो देखो उसके अंदर स्मॉल स्मॉल स्टोन पीसेस होते हैं। उन दीज स्टोन पीसेस आर नोन एज सिलिका जेल। उन्हें क्या बोलते हैं? सिलिका जेल। और इनकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पड़े होंगे वहाँ के आसपास के एयर के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यानी कि वहाँ पर मॉइस्चर का अमाउंट कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपके शूज़ हैं, बैग हैं, अगर किसी ह्यूमिड कंडीशन में पड़े हुए हैं, लगातार वहाँ पर मॉइस्चर बढ़ता जाएगा, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और वो एक बैड स्मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब्सटेंस ख़राब भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम सिलिका जेल की एडजॉर्प्शन का यूज़ करके ह्यूमिडिटी को या मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड इज़ यूज़ इन द मेडिसिन। मेडिसिन्स में भी हम एडजॉर्प्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे। मेडिसिन्स के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक नहीं कई अलग अलग मेडिसिन्स हैं। कोई किसी तरीके से काम करती है, कोई किसी तरीके से। वो पढ़ेंगे हम, वो भी +2 में आपके पास लास्ट चैप्टर में। बट उससे पहले अगर एडजॉर्प्शन के बेसिस पर कोई मेडिसिन काम करती है तो वो कैसे करेगी? देखो, आपने मेडिसिन ली, फिर वो आपके स्टमक में गई, वहाँ डिज़ोल्व हुई, उसके बाद ब्लड में घुल गई, और ब्लड में डिज़ोल्व होने के बाद वो आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। अब वो डिज़ीज़ जिसके लिए आपने मेडिसिन ली है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी माइक्रोब्स हैं जहाँ भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो यहाँ प्रेजेंट हैं, चाहे माइंड में कहीं पर भी प्रेजेंट हैं, ब्लड वहाँ तक पहुँचेगा, वो पार्टिकल वहाँ तक पहुँचेंगे, और उन पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होगी कि वो उन माइक्रोब्स को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे ही जहाँ पहुँचे, इवन वो अगर स्टमक में ही है फिर तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही पहुँचे स्टमक में मेडिसिन, जितने वो डिज़ीज़ कोज करने वाले एजेंट हैं वो उस मेडिसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वहाँ से हिल नहीं पाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे। तो मेडिसिन जो है आपकी एब्जॉर्प्शन बेसिस पर भी काम कर सकती है। ठीक। थर्ड, एक तो आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना हो गया, दूसरा हो गया मेडिसिन। थर्ड इज़ दी, अगर आपको वैक्यूम को डेवलप करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखो, जैसे आपके पास मान लो ये एक क्लोज वेसल है और इसमें आपने रख दिया कोई भी सब्सटेंस जो कि इस वेसल के अंदर जो भी गैसेस और मॉइस्चर हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। तो जब गैसेस और मॉइस्चर इसके ऊपर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? वेसल के अंदर एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखो, हमारे लिए अगर मैं कहूँ कि कोई गिलास है, वो हाफ भरा हुआ है वाटर से, तो वाटर से ही हाफ भरा हुआ है, बाकी हाफ भी भरा हुआ है एयर से। वैक्यूम कहीं पर नहीं होता, लेकिन वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक। तो मैन्युअली कैसे क्रिएट करेंगे? इस तरीके से आप रख करके एड्जॉर्बेंट और सारी गैसेस को इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर लें तो वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। ठीक। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको फेस मास्क में। कौन से मास्क में एब्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं? जो मास्क आपका हम ये कोल माइंस में यूज़ होता है। कोल माइंस, देखो क्या होता है, देखा होगा आपने कि कोल माइंस में जो लेबर होती है या इंजीनियर्स होते हैं उनके पास एक बहुत स्पेशल मास्क होता है। ठीक है। उसकी एक लंबी सी टनल भी होती है। वो क्यों? वो इसलिए इस टनल के अंदर ना वो एड्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मान लो यहाँ पे फ़िल्टर है तो यहाँ भी एड्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। और इन एड्जॉर्बेंट का काम क्या होता है? जो कोल माइन के अंदर पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो बहुत ही डेंजरस होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए। वो उन पॉइजनस गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो ये जो आपके मास्क बनते हैं इसमें भी एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना का यूज़ होता है। ठीक। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन का यूज़ चिमनीज़ में होता है। देखो, चिमनीज़ में खाली ये नहीं होता है कि हमें स्मोक लिया और उसको एयर में ऊपर भेज दिया, भाई हमारे नज़दीक नहीं आया, तो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में ही।
अगर आप उसको थोड़ा ऊपर भी भेजते हो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं है, उससे पोल्यूशन डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि नहीं हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम कंटेंट तो नीचे आने ही है और पोल्यूशन तो होगा। बट जो चिमनीज होती हैं उनके अंदर क्या लगाया होता है, प्रेसिपिटेटर। क्या लगाते हैं, प्रेसिपिटेटर। जो ये प्रेसिपिटेटर होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है चार्ज, और जब स्मोक पार्टिकल इसमें से निकलेंगे तो वो क्या करते हैं, स्मोक पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज को डेवलप कर देंगे, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स। अब जब उनके ऊपर चार्ज आ गया, मान लो स्मोक पार्टिकल पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो क्या है, इसके नेगेटिव वाले सरफेस के ऊपर जा कर के एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी एडजॉर्प्शन का यूज़ होता है। अच्छा, अब आपने +1 में पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक मेथड था जहाँ पर हम इंक या किसी भी ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं जो बाकी किसी और मेथड से सेपरेट ना होते हों। जैसे हमने किया भी था एक्सपेरिमेंट कि इस तरीके से एक जार लिया, इसमें एक फ़िल्टर पेपर लिया, इसके ऊपर यहाँ निशान कोई भी एक इंक ली, उसका डॉट बना दिया, और इस इंक के अंदर अलग अलग डाइस होती हैं। देखो आपके पास मान लो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर भी ब्लू से नहीं, कुछ कलर के मिक्स होने से बना होगा। उन्हें अलग करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वाटर लिया, वाटर इसके ऊपर एडजॉर्ब करेगा, इस फिल्टर पेपर के ऊपर एडजॉर्ब करेगा, यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो इंक है, अगर ये 3 पार्टिकल A + B + C से बनी हुई है, मतलब 3 इंक से बनी हुई है, रेड मतलब ब्लू है तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, कुछ भी ऐसा मान लो, तो क्या होगा, इन तीनों की एडजॉर्ब होने की पावर अलग होगी। देखो हर पार्टिकल अपने अपने तरीके से एडजॉर्ब होगा, किसी की एडजॉर्ब होने की पावर बहुत हाई होगी, किसी की कम होगी। तो जिसकी बहुत हाई होगी वो अलग जगह पर, जिसकी कम होगी वो अलग जगह पर। तो इस तरीके से एक डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर के एडजॉर्ब हो जाएंगे, उन्हें हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ ये हुई क्रोमेटोग्राफी, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, प्रिंसिपल ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन का यहाँ पर भी यूज होता है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है इसी बेसिस पर कि what will happen if we put a piece of charcoal or activated charcoal in a solution of dye or in a colored solution। कि आपके पास एक कलर्ड सोल्यूशन है, या कोई भी कुछ बोल दे कि सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, कुछ भी बोल दे कि किसी सोल्यूशन में आपने डाल दिया चारकोल, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सा फ़र्क होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर कलर्ड है तो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कलर्ड सब्सटेंस ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे, ये आपके पास सॉल्यूशन है, मान लो कलर्ड है, आपने इसमें डाल दिया चारकोल, तो ये क्या करेगा, कलर्ड पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। तो वो पार्टिकल जब इसके सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब होंगे तो क्या होगा, जब कलर्स पार्टिकल यहाँ आ गए तो सोल्यूशन विल बिकम कलरलेस, तो ये इसको कलरलेस कर देगा। ठीक, तो ये कुछ एक इसकी एप्लीकेशंस थी। तो आज हमने यहाँ पर एडजॉर्प्शन का एक टॉपिक ख़त्म किया। अब इसके बाद हम एडजॉर्प्शन पे ही होंगे, पूरा चैप्टर इस पे ही रहेगा, बट एक नया टॉपिक आएगा कैटेलिसिस, कैटेलिस्ट एंड कैटेलिसिस, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।